जैसे कि हमने पढ़ा था, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, पहले खाली रमन पढ़ा था, अब उसके साथ रोटेशन भी पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशन के रूल्स उसमें हमने क्या पढ़ा था, ई इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे जो है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ी जाती है तो उस केस में सिलेक्शन रूल ये बन जाता है 0 और प्लस माइनस 2, ठीक है। नॉर्मल रोटेशन में क्या बन रहा था, सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, लेकिन इस केस में डेल्टा जे बन जाता है 0 या फिर प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या है कि मेरा मॉलिक्यूल एक बार डेल्टा जे प्लस 2 पे है, डेल्टा जे माइनस 2 है और डेल्टा जे 0 है। अब यहाँ पे आपको एक बात कंसीडर हो रही होगी कि अगर मेरा मॉलिक्यूल डेल्टा जे इसको 0 में कंसीडर कर रही हूँ, मतलब वहाँ पे कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही। डेल्टा जे 0 का मतलब एनर्जी चेंज नो, तो इसका मतलब वहाँ पे रेलिंग लाइन, क्योंकि वहाँ पे जितनी एनर्जी दे रहे थे उतनी एनर्जी ही मिल रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैसी एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं, बना लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो केस कंसीडर करने हैं, डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस 2, डेल्टा जे इक्वल्स टू माइनस 2 वाले। मैंने एक तरफ लिख लिया डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस 2, एक तरफ लिख लिया डेल्टा जे इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो डेल्टा जे इज इक्वल्स टू प्लस 2 कब कब आएगा, सबसे पहली बात आपको ये पकड़नी है कि डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस 2 कब कब आएगा। मैंने यहाँ पे जो लेवल्स बनाए हैं वो यहाँ पे जे 0 1 2 3 4 इस तरह से बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जे प्लस 2 किस किस कंडीशंस में आ सकता है, डेल्टा जे प्लस 2 तभी आएगा, मतलब जे फाइनल माइनस जे इनिशियल प्लस 2 कब आएगा, जब मेरा फाइनल क्या हो, जैसे कि जब मेरा फाइनल हो 2 और इनिशियल क्या कर दूँ मैं 0 कर दूँ, तभी मेरा 2 आ सकता है। या फिर अगर मैं जे फाइनल माइनस जे इनिशियल तभी मेरा प्लस 2 आएगा, अगर मैं यहाँ पे जे फाइनल 2 करूँ और इनिशियल 2 कर दूँ, सॉरी। मतलब जब मेरा, मैं तो हमें सिंपल सी ये बात याद रखनी है, लगा लो एज्यूम करनी है, मैथमेटिकल अजम्पशन करो कि डेल्टा जे प्लस 2 कब कब आ सकता है। डेल्टा जे प्लस 2 तभी आएगा जब मेरी फाइनल वाली वैल्यू बड़ी हो और इनिशियल छोटी हो, तभी प्लस की वैल्यू पॉसिबल है। और उसमें से 2 कब आएगा, जब मेरा फाइनल 2 हो इनिशियल 0 हो, या फिर फाइनल 4 हो इनिशियल 2 हो, तभी मेरी प्लस 2 आ सकती है। तो इसका मतलब मेरी यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रही है वो 0 से 2 से 4 हो रही है। समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात हो गई है हमारे लिए, क्योंकि अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन इस केस में बिल्कुल डिफरेंट रूल आ चुका है कि हमें यहाँ पे तभी यहाँ पे हमारा सिलेक्शन रूल बना है कि डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 से प्लस माइनस 2, क्योंकि मेरा मॉलिक्यूल हमेशा एक लेवल छोड़ के ही जंप कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है। तो इसका मतलब जब मेरी इनिशियल वैल्यू 2 है तो फाइनल क्या होएगी, 0 है तो फाइनल क्या होएगी 2, इनिशियल वैल्यू 0 है तो फाइनल क्या होएगी 2, इनिशियल वैल्यू 2 है तो फाइनल क्या आएगी 4, इनिशियल वैल्यू 2 है तो फाइनल क्या आएगी 4 से जाना 3 है तो सही लिख रहे हो ना, 2 है तो 4, 0 है तो 2 एंड 1 है तो 3। यस, एक और हम भूल गए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे तो मेरा 2 पॉसिबल है, लेकिन अगर मेरा मॉलिक्यूल 3 से 1 से 3 पे जा रहा है तभी तो प्लस 2 आएगा ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल, इन शॉर्ट बात क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल एक लेवल छोड़ के जंप कर रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा, जब मेरा डेल्टा जे मैंने प्लस 2 कंसीडर किया। अब अगर मैं डेल्टा जे माइनस 2 कंसीडर करूँ तो बिल्कुल सेम है, करने की ज़रूरत नहीं है, इससे उल्टा केस बन जाएगा। तो मतलब उल्टा केस बना, तो जैसे कि मॉलिक्यूल 0 से 2 पे आ रहा था तो वहाँ पे मॉलिक्यूल 2 से 0 पे जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है ना, बिल्कुल कॉमन सी बात है कि अगर मैं डेल्टा जे प्लस 2 कर रही हूँ तो वहाँ पे मेरे को 0 से 2 पे जा रहा है, तो अगर मुझे माइनस 2 लेके आना है तो obvious बात है 2 से 0 पे आ जाएगा मॉलिक्यूल। उसी तरह 1 से 3 पे आ जाएगा और 2 से 4 पे आ जाएगा, 4 से 2 पे आ जाएगा, सॉरी उल्टा लेके चले ना, 2 से 0 पे, 4 से 2 पे, 3 से 1 पे। तो बस यही दिखा रखा है कि मॉलिक्यूल 2 से 0 पे आ रहा है, 3 से 1 पे आ रहा है, 4 से 2 पे आ रहा है, इन द केस ऑफ डेल्टा जे इक्वल्स टू माइनस 2। और इस केस में जो मेरी एनर्जी होती है वो ये निकलती है। नॉर्मल एनर्जी हमने क्या कहा, बी डेल्टा जे ई इक्वल्स टू, अगर हमें एनर्जी निकालनी है के बीच की, क्या होती है, ये डेल्टा ई इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा ई एफ माइनस ई इनिशियल, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल, कौन सा ई फाइनल। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है आपको कि मैंने जब यहाँ पे, जब हमारा मॉलिक्यूल है वो 0 से 2 पे जा रहा है, 1 से 3 पे जा रहा है, मतलब उनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूल जे से कहाँ जा रहा है, जे प्लस 2 पे जा रहा है। अगर मेरा मॉलिक्यूल 0 से 2 पे जा रहा है तो इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूल जे से जे प्लस 2 पे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जे प्लस 2 माइनस इनिशियल वाली जे, तो बस जे की हमें वैल्यू, जहाँ भी हमारी जे वैल्यू आएगी, फॉर्मूला क्या होता है, बी जे इंटू जे प्लस 1 ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या करो, बस जे की जगह जे प्लस 2 पुट करते रहो और दूसरे केस में जे के जे रहने दो। तो बी जे की जगह जे प्लस 2, जे की जगह जे प्लस 2 प्लस 1, इस केस में माइनस जे वाली वैल्यू सिंपल, ये वाली पुट करो, जब 1 से निकालने के हमारा ये आएगा, ओके।
अब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ चुका है, बी डेल्टा इज टू बी इंटू 4J+6। अब हम यहाँ पे हमारा मेन आंसर हमारा यही है फॉर्मूला। इसमें अब आगे हम जे की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी ई की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है कि हमारी वैल्यू वहाँ पे क्या थी जो हमने लिखी अभी वो याद हो आपको। तो डेल्टा जे की वैल्यू अगर मैं +2 पुट कर रही हूँ तो उस टाइम पे मेरी यहाँ पे वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो आप इसको खुद से सोल्व कर सकते हो। डेल्टा जे इक्वल्स टू +2, मेरा डेल्टा जिसको सिर्फ +2 था तो मेरी ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ हो रही थी, 0 से 2 पे, 1 से 3 पे एंड 2 से 4 से हो रही थी। तो जब मेरी ट्रांजिशन 0 से 2 पे हो रही है तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा इक्वल्स टू बी 4J+6 मेरा फॉर्मूला बना है। तो हमें ये बात पता है, मैंने आपको रोटेशन भी बताई थी। अगर जब मेरा फॉर्मूला ये आता है जहाँ पे सिर्फ जे की एक ही, जहाँ पे सिर्फ जे एक ही होता है और हमें वैल्यू 2 होती है कि मेरा मॉलिक्यूल 0 से 2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे इस टाइम पे हम जे की वैल्यू हमेशा इनिशियल वाली लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, इनिशियल वाली लेते हैं। मतलब यहाँ पे इनिशियल ये फाइनल ये, तो मेरा हम वैल्यू हमेशा जे की इनिशियल वाली ही लेंगे। तो यहाँ पे 0 पुट करो, आंसर आ गया 6B। फिर यहाँ पे जब मॉलिक्यूल 1 से 3 पे जा रहा है तो इनिशियल वाली पुट करनी है, आंसर आ गया 10B। जब मॉलिक्यूल 2 से 4 पे जा रहा है तो इनिशियल वाली पुट करो, आ गया आंसर ये। तो मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि दो एनर्जी के बीच का गैप कितना है, 4B। उसी तरह जब डेल्टा जे -2 होएगा बस इसे अपोजिट ही करना है, नेगेटिव साइन आएगा बस इसकी जगह और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही हमने यहाँ पे 6B यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस आ रहा है तो वहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे बस ये सारा अब बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे साइन का फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, इस केस में हमारा क्या होता था, H∣+1 मतलब H∣+ डेल्टा ही होता है, एक केस में H∣- डेल्टा ही होता है। तो एंटी स्टोक्स और स्टोक्स लाइन दोनों की एनर्जी सेम अमाउंट से ही वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करी थी ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। ओके, फिर अगर हमें इसके लिए स्पेक्ट्रा बनाना है तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमने मान ली हमारी रेलिक लाइन, तो ये हमारी क्या रेलिक, जहाँ पे हमारी डेल्टा जे 0 है, मतलब यहाँ पे H∣ चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर H∣ में 6B, अगर हम 6B हमारा इंक्रीज़ वो होता है, 6B अगर इंक्रीज़ हो रहा है, 6B अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है H∣ में, तो इसका मतलब मेरी एंटी स्टोक्स की तरफ जाएगी। लेकिन अगर उतनी ही अमाउंट 6B अमाउंट मेरी डिक्रीज़ हो रही है तो मेरी वो स्टोक्स लाइन की तरफ जाएगी। और उसी तरह फिर 10 पड़ा था, 10 भी था। तो अगर उस H∣ में 10B प्लस हो रहा है तो तब भी वो एंटी स्टोक्स में जाएगी। अगर H∣ में 10B माइनस हो रहा है तो वह स्टोक्स में जाएगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स में हमारी डिफरेंस क्या था, H∣- डेल्टा E स्टोक्स के लिए और H∣+ डेल्टा E। H∣+ डेल्टा E किसके लिए था, एंटी स्टोक्स के लिए, और H∣- डेल्टा E किसके लिए था, स्टोक्स के लिए था। तो इसका मतलब अगर मेरी H∣ में कोई एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो मेरा वो एंटी स्टोक्स में चला जाएगा, कोई एनर्जी डिक्रीज़ हुई तो वो स्टोक्स में चला जाएगा। सिर्फ फ़र्क इतना ही है इसमें। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ डेल्टा जे इक्वल्स टू +2 का केस निकाला है। अदरवाइज डेल्टा जे इक्वल्स टू -2 का केस निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे हमें। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको इसे याद रखना है कि 6B 10B एंड 14B इस तरह से इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4B एंड 4B। ठीक है, बस यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज़ इतने क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे रोटेशनल और वाइब्रेशन का भी क्वेश्चन दिया जाता है। रोटेशनल और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा भी पूछा जाता है, तो उसमें बिल्कुल सेम केस है, कोई डिफरेंट नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है कंप्लीट। मैंने भी कहा कि रोटेशनल वाइब्रेशन भी दिया हुआ है आपकी बुक में, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही जैसे हमने अभी ये पढ़ा है वैसा ही है। अगर आपको अब तक के किए हुए रोटेशनल वाइब्रेशन समझ में आ गए होंगे तो आपको वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे समझ में आएगा, और अगर खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा बजाएगी किसी के समझने के। ठीक है, तो इसलिए आप एक बार उसे खुद से स्टडी करेंगे। ठीक है, बाय।